हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आगामी। आगामी वो वीडियो सीरीज़ है जिसमें मैं साइंस फिक्शन और फैंटेसी नॉवेल्स के बारे में बात करता हूँ या शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस के बारे में बात करता हूँ। ये बेसिकली एक सीरीज़ है, अगर आप चाहें तो उसका एक पॉडकास्ट भी बोल सकते हैं। ये सीरीज़ है साइंस फिक्शन और फैंटेसी के बारे में। मैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता हूँ, किताबों के बारे में बात करता हूँ और कभी कभी फिल्मों और शोज़ के बारे में बात करता हूँ। बट द थीम इज़ साइंस फिक्शन, स्पेकुलेटिव फिक्शन, फैंटेसी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम लोग उन किताबों के बारे में बात करते हैं जिनको हिंदी में शायद विज्ञान कथा कहा जाएगा। हिंदी में स्पेकुलेटिव फिक्शन का कोई अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है। सो आई सपोज़ आप इसमें इसके अंदर मिथोलॉजी, वंडर लिटरेचर, फोकलोर को भी शामिल कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव फिक्शन एक बहुत ही वाइड जॉनरा है। इसका एक बहुत बहुत लंबा इलिस्ट्रियस इतिहास रहा है और इस इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं कुछ बड़े फिगर्स जिन्होंने साइंस फिक्शन को बड़े हद तक अफेक्ट किया है। इनमें से सबसे बड़े नामों में से एक है आइजैक एसिमोव, जिन्होंने रोबोट नॉवेल्स को लिखा और फाउंडेशन सीरीज़ को लिखा। मैंने फाउंडेशन सीरीज़ को बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा था। मतलब मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी थी जिसमें फाउंडेशन की कुछ किताबें थी और उनको मैंने पढ़ा था, पर देवर ऑल आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि सही ऑर्डर में किताबें नहीं थी और मुझे कुछ खास याद भी नहीं उनके बारे में। सो रिसेंटली जब एप्पल टीवी ने फाउंडेशन सीरीज़ को लॉन्च किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा उन किताबों को रीविज़िट करूँगा और अपने आप को फिर से एजुकेट करूँगा। सो दैट्स व्हाट आई डिड। आई हैव डन दिस टू द फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ द फाउंडेशन सीरीज़। पहले आपको दिखा दूँ कौन कौन सी किताबें हैं। यह है फाउंडेशन, पहली नॉवल। यह है फाउंडेशन एंड एम्पायर, दूसरी किताब। और यह है तीसरी, सेकंड फाउंडेशन। ये किताबें आइजैक एसिमोव ने 1940 से 1950 के बीच में लिखी थी और इन किताबों के बाद उन्होंने एक 30 साल का गैप लिया था। 30 साल बाद वो लौट के आए और उन्होंने लिखी फाउंडेशंस एज। मैंने फाउंडेशंस एज पढ़ी नहीं है। इसके बाद 2 और किताबें हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो भी फाउंडेशन यूनिवर्स में सेट हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट देम। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 3 नॉवेल्स। एंड दीज 3 नॉवेल्स, आउट ऑफ दीज 3 नॉवेल्स, ये जो पहली 2 किताबें हैं, ये 2 एप्पल टीवी की जो सीरीज़ है उसने अब तक कवर कर ली है। ये कवर कर लिया है कहना थोड़ा सा अजीब है क्योंकि एप्पल टीवी की सीरीज़ एक्चुअली किताबों के साथ रिलेटेड नहीं है एक बहुत बड़ी हद तक। एंड आई विल गो इनटू दैट ऑल्सो। मैं किताबों के बारे में बात करते समय आपको ये भी बताऊंगा कि सीरीज़ ने क्या अलग किया है और वो अलग जो भी किया है वो अच्छी चीज़ है या नहीं है। बट वी विल गेट टू ऑल दैट। बट बेसिकली बिफोर आई स्टार्ट, मैं पहले आपको समझा दूँ कि फाउंडेशन है किस बारे में। एक आइडिया है और उस आइडिया को अगर मैं सिंपल शब्दों में बताने जाऊँ तो वो ये है कि मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि आप आने वाले साल में क्या क्या करेंगे, क्योंकि आप एक इंसान हैं। पर मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ विथ रीजनेबल सक्सेस कि 1,000 लोगों का ग्रुप आने वाले साल में क्या करेगा। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, 1,000 से 10,000, 10,000 से मिलियन, मिलियन से बिलियन, बिलियन से बिलियंस, ये बताना और ज़्यादा आसान होता चला जाता है कि वो ग्रुप आने वाले सालों में क्या करेगा। फाउंडेशन का जो प्राइमरी प्रेमिस है वो ये है कि एक वैज्ञानिक था और वैज्ञानिक नहीं, एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था हैरी सेल्डन। हैरी सेल्डन ने एक डिसिप्लिन को डेवलप किया जिसका नाम है साइको हिस्ट्री। साइको हिस्ट्री बहुत ही बड़े नंबर के ग्रुप्स को, इंसानों के ग्रुप्स के फ्यूचर एक्शंस को प्रेडिक्ट करती थी मैथमेटिक्स की मदद से। और ग्रुप जितना ज़्यादा बड़ा होगा, प्रेडिक्शन उतनी ज़्यादा आसान और एक्यूरेट होगी। और हैरी सेल्डन ये जब कर रहा था तो इंसान पूरी गैलेक्सी में स्प्रेड कर चुके हैं। ये 12,000 साल, 11,000, 12,000 साल फ्यूचर में सेट कहानी है। और उस समय पूरी गैलेक्सी में लाखों प्लैनेट्स पर क्वाड्रिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स रहते थे। और हैरी सेल्टन ने इन सब ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर्स को मैथमेटिक्स के मदद से प्रेडिक्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। और वो कुछ नतीजों पर पहुंचे। उन नतीजों में से सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जो गैलेक्टिक एम्पायर है इंसानों का, उसका अंत होने जा रहा है। ज़्यादा समय में नहीं, कुछ शताब्दियों में उसका अंत होने जा रहा है। और उस अंत के बाद 30,000 साल का एक ऐसा पीरियड आएगा जिसको डार्क एजेस कहा जाना बेहतर होगा, क्योंकि उस दौरान सिविलाइजेशन नहीं होगी, ट्रेड मुश्किल से होगा, ग्रहों के बीच में युद्ध होंगे, बहुत से लोग मरेंगे, प्रॉस्पेरिटी का नामो निशान नहीं रहेगा। और उन 30,000 साल के अंत में हो सकता है एक सेकंड एम्पायर उभरे जहाँ पे सब कोई यूनाइटेड होंगे, पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हैरी सेल्टन ने कहा
कि मैं एक ऐसे प्लान को बनाऊंगा जिसको बाद में सेल्डन प्लान कहा गया, जिसके मुताबिक ये जो डार्क एजेस है, मतलब फर्स्ट एम्पायर का अंत होगा, ये पक्का है। पर अगर इस प्लान को फॉलो किया गया उसके अंत होने तक, तो वो जो उसके बाद आने वाला डार्क एजेस है वो 30,000 साल से घट के सिर्फ 1,000 साल का हो जाएगा। और उस 1,000 साल के दौरान अगर चीज़ों को बचा कर रखा गया, सेफ रखा गया, या किसी ने मेंटेन किया सिविलाइजेशन को, तो हो सकता है उस 1,000 साल के अंत पर एक सेकंड गैलेक्टिक एम्पायर का उदय हो सके। सो बेसिकली ये जो साइको हिस्ट्री का डिसिप्लिन है हैरी सेल्डन का बनाया हुआ, ये इंसानों की सभ्यता को बचा कर रखने की एक कोशिश थी। दैट इज़ द बेसिक आइडिया। फाउंडेशन सीरीज इज़ बेसिकली, हम पहली किताब में यहाँ देखते हैं कि हैरी सेल्डन अपनी थियरी को प्रेजेंट करते हैं। गैलेक्सी का जो कैपिटल है, एक ग्रह है उसका नाम है ट्रांटोर, उस ग्रह पर, और कहते हैं कि मैं एक एनसाइक्लोपीडिया बनाना चाहता हूँ जिसका नाम होगा एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका, जिसका काम होगा पूरी गैलेक्सी की सारी नॉलेज को एक किताब में एकत्रित करना, ताकि 1,000 साल के डार्क एजेस के बाद जब दूसरी गैलेक्टिक एम्पायर का उदय हो, क्योंकि इस डार्क एज के दौरान लोग टेक्नोलॉजी खो चुके होंगे, विज्ञान खो चुके होंगे, उनके पास बहुत सारी चीज़ों को करने का ज्ञान बचा नहीं होगा, इंक्लूडिंग एटॉमिक एनर्जी वगैरह। ये इतना अंधकार भरा हुआ काल होगा कि लोग बहुत सारे ज्ञान को खो चुके होंगे और उनको फिर से सब कुछ डिस्कवर करना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर मैं इस एक किताब के अंदर वो सारा ज्ञान समेट लूँ जो इंसानों को ज़रूरत पड़ेगी, तो जब दूसरी एम्पायर का उदय होगा तो उनको फिर से स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ेगा, उनके पास काफ़ी नॉलेज होगी। उन्होंने कहा कि इस नॉलेज को एकत्रित करने के लिए और बचा कर रखने के लिए मैं एक फाउंडेशन का निर्माण करूँगा। और उन्होंने फाउंडेशन का निर्माण किया। फाउंडेशन, जो गैलेक्सी का जो कैपिटल था ट्रांटोर, वो गैलेक्सी के सेंटर में है और फाउंडेशन गैलेक्सी के एक छोर पर है। सेल्टन ने 2 फाउंडेशंस बनाई, फाउंडेशन और सेकंड फाउंडेशन, जो गैलेक्सी के 2 छोर पे हैं, ये बताया गया। और इन फाउंडेशंस पर वो काम शुरू हुए जो सेल्टन चाहते थे। और इन किताबों की कहानी बेसिकली उसी ग्रोथ की है। पर इस कहानी में कई ट्विस्ट भी हैं। इनफैक्ट इस कहानी में इतने ट्विस्ट हैं कि ये जलेबी लगती है कभी कभी। और एक समय तो ऐसा आया किताब नंबर 2 पर, जब मैं लिटरली किताब को नीचे रख नहीं पाया, मैं पूरे घर में चलते हुए, चाय पीते हुए, लोगों से बात करते हुए उसको पढ़े जा रहा था। मैं इस समय एक छोटा सा ब्रेक लेके आपको बताना चाहता हूँ कि जो एप्पल की टीवी सीरीज़ है फाउंडेशन, उसमें कुछ चीज़ें अलग हैं और वो चीज़ें अलग क्यों हैं। पहली बात यह है कि फाउंडेशन को आसिमोव ने लिखा था 1940 और 1950 के बीच में, फाउंडेशन की पहली 3 किताबों को। और इन किताबों को लिखते समय उनके ऊपर ऑब्वियसली उनकी कल्चर, उनके आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसका एक एग्जांपल तो सिंपली इसी चीज़ में देखने को मिल जाता है कि फाउंडेशन की पहली किताब में कोई लड़की नहीं है, एक भी लड़की नहीं है, एक भी फीमेल कैरेक्टर नहीं है जिसके पास डायलॉग हों या जो मेजर रोल प्ले करे। मैंने गिन कर 3 निकाले। एक टेलीफोन ऑपरेटर थी, एक लड़की थी जो एक कमरे के बाहर खड़ी थी जिसको अंदर बुलाया गया एक ड्रेस पहनने के लिए, और तीसरी एक रानी जैसी कैरेक्टर थी जो कि अपने पति से बहुत खफा थी पर पति ने उसको ड्रेस पहनाकर खुश कर दिया। सो वेरी शैलो कैरेक्टर्स एंड वेरी माइनर कैरेक्टर्स। पर साथ ही साथ आप ये भी नोट करेंगे कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फाउंडेशन से फाउंडेशन एंड एम्पायर पर जाती है और सेकंड फाउंडेशन पर जाती है, तो आइजैक आसिमोव के अंदर भी बदलाव आ रहे थे क्योंकि ही वॉज ऑल्सो चेंजिंग एज अ राइटर। सो यू सी मोर फीमेल कैरेक्टर्स एंड यू सी मोर पावरफुल कैरेक्टर्स हु आर फीमेल। सो दैट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आसिमोव जिस काल में लिख रहे थे 1940s का, वो अमेरिका के लिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 काल था। आसिमोव खुद वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर एफर्ट में शामिल थे एज अ साइंटिस्ट, और उनकी इमेजिनेशन पर ऐसी कई चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा था जो उस समय के कल्चर में काफ़ी कॉमन थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एटॉमिक एनर्जी। और इसने उनकी कहानियों को उस समय के स्टैंडर्ड के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक बनाया। पर इन कहानियों को 2025 में पढ़ते हुए कुछ चीज़ें स्ट्राइक करती हैं जो कि लगता है कि काफ़ी लगता है कि काफ़ी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यानी अतीत में हम लोग भविष्य के बारे में क्या सोचते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक कहानी है जिसमें 12,000 साल के फ्यूचर में एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, और वो टेक्नोलॉजी है कि एक लड़की एक कमरे में एक डिवाइस को पकड़ के बैठी है और वो जो बोल रही है
वो उसको ट्रांसक्राइब कर रहा है विथ सम टाइपोज। और ये तो हमारे लिए काफ़ी नॉर्मल सी बात है साल 2025 में, पर एसिमोव के समय में उनको ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता था। इनफैक्ट इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता था कि वो 12,000 साल के फ्यूचर में इसको देखते थे नॉर्मल के रूप में। और इस प्रकार की काफ़ी छोटी मोटी टेक्नोलॉजिकल स्पेकुलेशंस हैं जो कि आपको हो सकता है कि लगे ये बिलोंग नहीं करती, पर इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये साल ना 1940 1945 के आसपास लिखी जा रही थी ये कहानियाँ। फाउंडेशन की दूसरी किताब में यानी कि फाउंडेशन एंड एम्पायर में हम एक प्रॉब्लम से गुजरते हैं, और वो प्रॉब्लम ये है कि हैरी सेल्डन ने जो प्लान बनाया था वो बहुत बड़े ग्रुप्स के लिए था, और वो ये प्रेडिक्ट कर सकता था कि बड़े ग्रुप्स क्या करेंगे, पर वो इंडिविजुअल्स के एक्शंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। और इस प्लान के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर आया एक कैरेक्टर जिसका नाम है द म्यूल। म्यूल की सुपर शक्ति ये थी कि वो लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता था। वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि वो एग्जैक्टली क्या करता था क्योंकि दैट मे बी स्पॉयलर्स, बट थिंक ऑफ म्यूल एज अ वेरी पावरफुल टेलीपैथ। और म्यूल लोगों के माइंड पर कंट्रोल कर सकता था। इनफैक्ट वो इतना पावरफुल था कि वो ग्रह के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों के ज़रिए अपने पावर का इस्तेमाल करता था। तो उसको एक पूरे प्लानट के लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं थी। वो उस प्लानट के सबसे पावरफुल लोगों को कंट्रोल करके उस ग्रह पर अपना आधिपत्य जमाता था। अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स आप उम्मीद करेंगे कि इस ग्रह के लोग ये करेंगे, उस ग्रह के लोग ये करेंगे, पूरा गैलेक्सी मिलकर ये करेगा। पर अचानक उसके अंदर एक ऐसा फैक्टर आ जाता है, एक रैंडम फैक्टर आ जाता है जो कि लोगों से ऐसी चीज़ें करवाने लगता है जो वो लोग नेचुरली नहीं करने जा रहे थे। यानी कि वो एक इंसान का विल था, और एक इंसान का विल जब पूरे के पूरे प्लैनेट्स को प्रभावित करने लगता है तो सेल्डन प्लान में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाउंडेशन को और सेकंड फाउंडेशन दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वो किसी तरह म्यूल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हो जाते हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था बिकॉज दैट वुड बी स्पॉयलर्स, बट इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट दे डू। कहानी में ऐसा ट्विस्ट आपको हार्डली कभी देखने को मिलता है। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग ऑन द स्टोरी टेलिंग फ्रंट ऑल्सो। उसके बाद तीसरी किताब आती है जिसका नाम है सेकंड फाउंडेशन। सेकंड फाउंडेशन का पॉइंट ये था कि म्यूल को कंट्रोल करने में इनको जितना इंटरफियर करना पड़ा, उस इंटरफियरेंस की वजह से सेल्डन प्लान बिगड़ने लगता है, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है उसके बारे में सेकंड फाउंडेशन। मैं सेकंड फाउंडेशन के बारे में आपको और भी कम बता सकता हूँ क्योंकि वो भी कहानी को स्पॉइल कर देगा, ना सिर्फ सेकंड फाउंडेशन को बस बल्कि उसके पहले वाली किताब की कहानी को भी। सो मैं इसको लो स्पॉइलर रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं एक ज़्यादा डिटेल्ड आंसर टू योर क्वेश्चन, माई सजेशन वुड बी रीड द बुक्स, इट्स वर्थ योर टाइम। If you like science fiction, Foundation is a classic that many people would recommend you. मैं पर्सनली वो नहीं हूँ जो आपसे कहता है कि if a book is a classic then you must read it, but Foundation is definitely worth your time. अब आते हैं एप्पल द्वारा बनाई गई सीरीज़ के ऊपर, फाउंडेशन जिसका नाम है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है इसका नाम फाउंडेशन होना ही नहीं चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था एम्पायर, क्योंकि इसमें गैलेक्सी के सेंटर में जो कैपिटल है गैलेक्सी का ट्रांटोर, और गैलेक्सी के छोर पे जो प्लैनेट है टर्मिनस जहाँ पे फाउंडेशन है, इन दोनों के रिश्ते के बारे में दिखाया गया है। किताबों में ज़्यादातर फोकस टर्मिनस पर है, मतलब फाउंडेशन पर है। सीरीज़ में बहुत सारा फोकस ट्रांटोर पर भी है, और ये कहानी से आपको काफ़ी बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन बनाता है जो आपको कहानी से दूर ले जाता है। सो एसिमोव की कहानी फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बारे में है। फाउंडेशन टर्मिनस नाम के प्लैनेट पे है जो गैलेक्सी के कोने में है, और ट्रेंटोर जो कि गैलेक्सी का कैपिटल है जहाँ गैलेक्सी के रूलर्स रहते हैं, वो गैलेक्सी के सेंटर में है। और टीवी सीरीज़ में ट्रेंटोर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, और किताबों में ट्रेंटोर के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है। इनफैक्ट पहली पूरी किताब निकल जाती है लोग ट्रेंटोर के बारे में बस बात कर रहे होते कि हाँ कुछ तो है उधर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम फाउंडेशन बना रहे हैं यहाँ पे। और ये आपको सीरीज़ में देखने को नहीं मिलता। सीरीज़ का बहुत सारा टाइम ट्रांटोर पर डाला गया है, और सीरीज़ में ट्रांटोर के बारे में जो कहा गया है वो किताबों में होता भी नहीं है। सो एक बहुत बड़ी हद तक आई थिंक आई एम ओके विथ सेइंग दैट द सीरीज़ हैज़ नथिंग टू डू विद द बुक्स, एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद द बुक्स। सो अगर आपने सीरीज़ देख ली है और आपको लगता है आपको पता है किताब में क्या होने वाला है, आप गलत है, कि द बुक्स विल स्टिल सरप्राइज यू।
और अगर आपने किताब को पढ़ा है और आपको लगता है मुझे पता है सीरीज़ में क्या होने वाला है, देन ऑल्सो यू आर रॉन्ग, बिकॉज द सीरीज़ इज़ एन ओरिजिनल थिंग। नाउ इज़ दैट ओरिजिनलिटी अ गुड थिंग? क्योंकि कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे किताब में ये नहीं था, तुमने सीरीज़ में कैसे डाला, दिस इज़ नॉट अ रीटेलिंग। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको किसी किताब पर बेस्ड जो फिल्म या सीरीज़ होती है उसको एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन के रूप में देखना चाहिए। उससे ये उम्मीद मत रखो कि वो किताब को ऑनेस्टली डिपिक्ट करेगी, और उससे डिसअपॉइंटेड मत हो क्योंकि उसने नहीं किया। क्योंकि एक टीवी सीरीज़ बनाने में आपको बहुत सारी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है जो किताब को लिखते समय शायद ऑथर के मन में नहीं थी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये किताबें 1940s में लिखी गई थी और सीरीज़ 2025 में रिलीज़ हो रही है। सो इनमें ऑब्वियसली कुछ चेंजेस तो बस इसीलिए आ जाएंगे क्योंकि आपको उन टॉपिक्स को अपडेट करना होगा। एसिमोव के लिए एटॉमिक पावर बहुत बड़ी चीज़ थी और वो स्पेकुलेट कर रहे थे कि एक समय ऐसा आएगा जब हर चीज़ एटॉमिक पावर से चलेगी, लोगों के पास इतने बड़े बड़े रिएक्टर होंगे जो वो अपने पॉकेट में लेके घूम रहे होंगे। और ये ऑब्वियसली नहीं हुआ है। और जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में एसिमोव को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि ही कुड नॉट फोरसी इट। इट्स नॉट जस्ट हिम। नेटवर्क्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल फाइंड इन फाउंडेशन। लोग अब भी चीज़ों को प्रिंटेड पेपर पर पढ़ते हैं इस किताब में, और एक ट्रांसक्राइबर जैसे डिवाइस के बारे में तो मैंने बताया ही था। सो उस राइटर की इमेजिनेशन जो कि उस समय की टेक्नोलॉजी के से अफेक्टेड थी विल ऑब्वियसली सीम आउटडेटेड इन अ टाइम व्हेन सो मैनी अदर थिंग्स हैव हैपेंड। सो टेक्नोलॉजी के मामले में इस कहानी को अपडेट करना ज़रूरी था। सो दैट इज़ व्हाट द सीरीज़ हैज़ डन। सोशल इश्यूज़ के मामले में इसको अपडेट करना ज़रूरी था क्योंकि जैसा मैंने बताया एसिमोव की कहानी में फीमेल कैरेक्टर्स नहीं थे पहली किताब में, और सीरीज़ में ऐसे कैरेक्टर्स को मेल से फीमेल बना दिया गया है जो कहानी में, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि कहानी में मेल थे उनको फीमेल बना दिया गया है। इनफैक्ट मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है सीरीज़ की कि एसिमोव की कहानी में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक चैप्टर के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, मतलब दोबारा उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। पर एसिमोव की कहानी का ये जो अडेप्टेशन है एप्पल टीवी वाला, इसमें ये कैरेक्टर्स ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि वो कहानी के मेन मुख्य पात्र हैं और किसी तरीके से सैकड़ों साल तक जिंदा रहकर वो सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। और ये इट्स वेरी ऑफ पुटिंग। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कोई चेंजेस की, कुछ चेंजेस ज़रूरी होती हैं, यह मैं मानता हूँ, पर कुछ ही चेंजेस ने कहानी का एक्चुअली पॉइंट ही बदल दिया। बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ फाउंडेशन was that individuals don't matter and that the society and the wider historical forces are guiding the course of civilization। यहाँ पे आपने एक तो छोटे छोटे फ्लिम्जी माइनर कैरेक्टर्स को मेन बना दिया, और दो, उन कैरेक्टर्स को मेन बनाने के साथ आपने उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे दी कि वो पूरी कहानी का सूत्रधार बन जाए। इन कैरेक्टर्स को फिर भी कहानी में रखा जा सकता था, इनको मेल से फीमेल बनाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जेंडर स्वैप करो, रेस स्वैप करो, मुझे तो कम से कम इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उन कैरेक्टर्स ने कहानी में जो किया, उनकी जो एक्शंस थे वो सीरीज से गायब हैं। फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन की सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है गेल डॉर्निक, फर्स्ट चैप्टर एंड देन गॉन, नेवर टू बी सीन अगेन। सैल्वोर हार्डिन, गेल डॉर्निक के मरने के 25-50 साल बाद पैदा होता है। इसमें वो गेल डॉर्निक की बेटी है और उसके साथ मिलती है, उसको पकड़ के वो लोग रोना धोना भी करते हैं, सब कुछ होता है। सो सीरीज़ ऑब्वियसली थोड़ी फिल्मी है क्योंकि वो फिल्म है, एंड मुझे फिल्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे लगता है कि इस कहानी में उन कैरेक्टर्स ने जो किया था उन्हीं चीज़ों को अगर सीरीज़ में कराया जाता तो भी द सीरीज़ वुड हैव बीन गुड। सो आई डोंट नो व्हाई दे फेल्ट दैट इट वाज नेसेसरी टू pump some characters into such big balloons and to reduce the role of the historical forces that are guiding civilization। कुछ केसेस में मुझे लगता है इन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है, उनको इतना ज़्यादा हीरो बनाया गया है, इतना ज़्यादा लायनाइज किया गया है कि इट टेक्स अवे फ्रॉम द अंडरलाइंग स्टोरी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैंने डायरेक्टर के मुंह से सुना, उन्होंने एक बार कहा था कि हमें इस कहानी को ह्यूमनाइज करना था। इतना ज़्यादा भी ह्यूमनाइज नहीं करना था इतना ज़्यादा भी नहीं करना था। यू कुड हैव स्टिल केप्ट देम इन द स्टोरी, you could have still made them do the same things that they do in the books and those characters would still have been super impressive। क्योंकि इन कहानियों में काफ़ी टाइम जंप होते हैं। एक चैप्टर होता है एक समय पे और अगला चैप्टर उसके 25 साल बाद, जहाँ पे वो कैरेक्टर मर चुके होते हैं और लोग उनके बारे में हिस्टोरिकल फिगर्स के रूप में बात कर रहे होते हैं।
और फिर तीसरा चैप्टर आता है जहाँ पे उन कैरेक्टर्स के नाम पे म्यूजियम बन चुके हैं और लोग बात करते हैं क्या उन्होंने सचमुच ऐसा किया था. सो यू गेट अ रियली नाइस क्रॉस सेक्शन ऑफ हिस्ट्री थ्रू दी चेंजिंग कैरेक्टर्स इन एवरी चैप्टर. नाउ आई एम नॉट अ फिल्म मेकर. मुझे लगता है कि इस प्रकार की कहानियों को सुनाने में शायद फिल्म में ज़्यादा मुश्किल आती हो, बट आई डोंट नो, आई फील लाइक इट शुड बी पॉसिबल टू डू सो. एक और प्रॉब्लम है स्केल वाली. अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स को देखा है तो आपको पता है कि पहले सीजन्स और दूसरे जो बुरे सीजन्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगना चाहिए, क्योंकि अगर समय नहीं लगता है तो दुनिया कितनी बड़ी है ये ऑडियंस की समझ में नहीं आता है. पहले सीजन्स में, अर्ली सीजन्स में इसके ऊपर ध्यान दिया गया. लोगों को किंग्स लैंडिंग से नॉर्थ में जाने के लिए और नॉर्थ से किंग्स लैंडिंग आने के लिए हफ्तों कम से कम लगते थे, अगर महीनों नहीं लगते थे तो. और लोगों को लगता था हाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उस सेटिंग के लिए जो एक सो कॉल्ड मिडीवल सेटिंग है. किताब में, पहली किताब में कम से कम गैलेक्सी का सेंटर इतना दूर था कि वहाँ क्या हो रहा है लोगों को पता ही नहीं चलता था. वहाँ जाना, वहाँ से आना ये तो दूर की बात है, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं थी. इस कहानी के दौरान टेक्नोलॉजी का लेवल सुधरता है, आना जाना तेज़ भी होता है, पर पहली किताब में ये जगहें इतनी दूर थी कि लोग एम्परर है या नहीं ये भी नहीं जानते थे. इस बात को मान के चलते थे कि कोई एम्परर बैठा है, कुछ तो कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, हम यहाँ पे अपना काम करते रहेंगे. पर टीवी सीरीज़ में गैलेक्सी के साइज़ को काफ़ी छोटा कर दिया गया. लोग मिनटों में यहाँ से वहाँ पहुँच जाते थे. What is the point of having a story spread out over an entire galaxy if your ships can get to any point in this? I have trouble snapping. I'm sorry. बाएं हाथ से नहीं होता, इससे बहुत मुश्किल से होता है. एक और डिफरेंस सीरीज़ और बुक में यह है कि फाउंडेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो एम्पायर की टेक्नोलॉजी से काफ़ी डिफरेंट है. फाउंडेशन की टेक्नोलॉजी छोटे स्केल पे काम करती है, यानी कि इतने बड़े एटॉमिक रिएक्टर, एक फोर्स फील्ड जो एक इंसान को घेर कर रख सकती है और उसको वेपन्स से बचा सकती है. और एम्पायर की जो टेक्नोलॉजी है वो एक बड़े स्तर पर काम करती है, यानी कि वो एक पूरे स्पेसशिप के चारों तरफ एक फोर्स फील्ड बना सकती है, पर वो इतनी छोटे लेवल पर काम नहीं करती कि वो एक इंसान को बचा सके. सीरीज़ में इस पूरी चीज़ को, इस पूरी डिफरेंस को उठाकर बाहर फेंक दिया गया और वहाँ पे हमको बार बार देखने को मिलता है कि जो एम्परर्स हैं, एम्पायर के ट्रांटोर पे रहने वाले गैलेक्सी के रूलर्स, उनके पास अपनी खुद की फोर्स शील्ड है जिसके आर पार नहीं जाया जा सकता. और इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी दिखाई गई जो कि गैलेक्सी के सेंटर पे जो रूलर्स हैं उनके पास है, जो कि किताबों में नहीं थी. किताबों में गैलेक्सी के सेंटर पर जो कैपिटल प्लैनेट है ट्रांटोर, उसको फाउंडेशन के मुकाबले कम टेक्नोलॉजिकली एडवांस दिखाया गया था. इनफैक्ट क्लियॉन, जिसको एक क्लोन डायनेस्टी बना दिया गया है शो में, इस पूरी सीरीज़ में क्लियॉन एक बार आता है, क्लियॉन द सेकंड एक बार आता है. उसका कोई क्लोन नहीं है, कोई ब्रदर डे, डॉन और डस्क नहीं है. ये वो एक बूढ़ा आदमी है जो कि जब भी मूव करता है बोलता है हाय मेरी कमर, हाय मेरी पीठ. वो मर रहा है बेसिकली. सीरीज़ में इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है. और मुझे लगता है कि ये मैं कह चुका हूँ पहले, मुझे लगता है कि अगर इस सीरीज़ को एक इंडिपेंडेंट शो के रूप में प्रोड्यूस किया जाता और कहा जाता कि इसका एसिमोव फाउंडेशन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हाँ ये फाउंडेशन से इंस्पायर्ड ज़रूर है, तो भी चलता था. पर इन्होंने सीरीज़ में इतने चेंजेस किए ट्रांटोर पर कि इट डजंट इवन फील लाइक द वर्ल्ड दैट एसिमोव क्रिएटेड इन द बुक्स. बट अगेन 1940s में सुनाई गई कहानी और 2025 में सुनाई गई कहानी में कोई ना कोई फ़र्क तो होगा ही, एंड आई एम ओके विथ इट. फॉर द मोस्ट पार्ट आई एम ओके विथ इट. अब आते हैं सेकेंड फाउंडेशन, जिसके बारे में बात की गई है तीसरी बुक सेकेंड फाउंडेशन में, पर दूसरी बुक में भी फाउंडेशन एंड एम्पायर. सेकेंड फाउंडेशन है वो दूसरा फाउंडेशन जिसको सेल्डन के प्लान के हिसाब से गैलेक्सी के दूसरे छोर पर बनाया गया. सेकेंड फाउंडेशन हमारे मेन फाउंडेशन से अलग है, क्योंकि मेन फाउंडेशन फिजिकल साइंस पर फोकस्ड है और सेकेंड फाउंडेशन मेंटल साइंस पर फोकस्ड है, यानी साइकोलॉजी पर फोकस्ड है. इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ. 1940s के दौरान जब एसिमोव इन कहानी को लिख रहे थे, उस समय साइंस फिक्शन को छापने वाली एक बहुत प्रोमिनेंट मैगजीन थी जिसका नाम था एस्टाउंडिंग. इसके एडिटर थे जॉन कैम्पबेल. जॉन कैम्पबेल अपनी मैगजीन को ट्रीट करते थे एज अ लेबोरेटरी फॉर आइडियाज़ अबाउट द फ्यूचर. जॉन कैम्पबेल के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए और किताबें हैं. ही वॉज अ प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर. जॉन कैम्पबेल ही थे जिन्होंने एल रॉन हबर्ड को काफ़ी प्रोत्साहन दिया और उस प्रोत्साहन की वजह से ही शायद एल रॉन हबर्ड ने बाद में साइंटोलॉजी नाम के धर्म को बनाया. बट दैट इज़ ऑल अ डिफरेंट मैटर एंड वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम मे बी. बट
उस समय एटॉमिक एनर्जी दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि एटॉमिक एनर्जी को सबसे पहले कौन बनाएगा, सबसे पहले कौन इस्तेमाल करेगा। वर्ल्ड वॉर 2 ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सॉल्व किया मतलब उसका जो एंड रिजल्ट है उसको दिखा दिया, और सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि अब एटम बॉम्ब सबके पास है। अब ये नॉलेज इंसान बना चुका है, इस तीर को छोड़ा जा चुका है, अब ये तीर वापस नहीं आने वाला। सो तब तक प्रॉब्लम थी कि एटॉमिक एनर्जी कैसे बनाएं, कैसे इस्तेमाल करें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो प्रॉब्लम बन गई, एटॉमिक एनर्जी की वजह से बर्बाद होने से कैसे बचे। सो साइंस फिक्शन का फोकस साइकोलॉजी की तरफ चला गया, और इसी फोकस की वजह से साइंटोलॉजी जैसे रिलीजन्स भी पैदा हुए, बट एज आई सेड दैट्स अ डिफरेंट मैटर। और अब लोगों ने फोकस करना शुरू किया लोगों की सोच पर। अगर इस दुनिया में एटॉमिक एनर्जी है, और अगर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, तो हमें ऐसे इंसान चाहिए जो कि एटॉमिक एनर्जी का सही इस्तेमाल करें और गलत इस्तेमाल ना करें। और इसीलिए एटम बॉम्ब कैसे बनाएं ये सवाल हट गया, और उसकी जगह पर आ गया ऐसे इंसान कैसे बनाएं जो कि अच्छे डिसीशंस ले सकें मानवता के लिए। और जब एसिमोव फाउंडेशन और सेकंड फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे थे तो उनके सामने भी यही सवाल था कि श्योर मैं फिजिकल साइंसेस पर फोकस करने के लिए ग्रुप बना रहा हूँ, पर फिजिकल साइंसेस का इस्तेमाल इंसान ही करेंगे, और इंसान उन साइंसेस का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली कर सकें इसके लिए भी कुछ करना होगा। और उस समस्या का जवाब उनके लिए था सेकंड फाउंडेशन, एक ऐसा ग्रुप जो कि फिजिकल साइंसेस के बारे में ना जानता हो, पर जो कि इंसानों को कंट्रोल कर सकता हो। और सेकंड फाउंडेशन का फोकस यही था, माइंड कंट्रोल। म्यूल नाम का जो कैरेक्टर था जिसके बारे में हमने थोड़े समय पहले बात की थी, जो लोगों के मन को कंट्रोल कर सकता था, उसके साथ डील करने के लिए सेकंड फाउंडेशन को सामने आना पड़ा, क्योंकि वो फाउंडेशन के बस की बात नहीं थी। तुम्हारे पास 50 शिप्स हों, हज़ारों एटॉमिक वेपन्स हों, उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर तुम उसका इस्तेमाल करने की जो तुम्हारी शक्ति है उसी पर कोई काबू कर ले। एसिमोव की इस फिक्शनल गैलेक्सी में आपको एलियन नहीं मिलेंगे। आपको ऐसे ग्रह मिलेंगे जहाँ पे कुछ जानवर हैं जो कि पृथ्वी के नहीं हैं, पर फॉर द मोस्ट पार्ट ये एक ऑल ह्यूमन गैलेक्सी है। और इसके पीछे भी एक कारण था। एसिमोव ने अपना करियर शुरू किया अस्टाउंडिंग नाम की मैगजीन के लिए कहानियाँ लिखकर, जिसके एडिटर जैसे मैंने बताया जॉन कैम्बल थे। और उस दौरान जॉन कैम्बल की कहानियों में एक सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स था। जॉन कैम्बल ऐसी कहानियाँ पसंद करते थे जहाँ पे इंसान हमेशा जीतते हैं। और एसिमोव ने ये कहा कि अगर एलियन हमारे पास आते हैं तो दे हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड कि वो हमसे बेहतर हैं, क्योंकि हम में उनके पास जाने की शक्ति नहीं है। और अगर एलियन हमारे पास आ रहे हैं और हम पर हमले कर रहे हैं और फिर भी हम जीत जाते हैं, ये थोड़ा बचकाना है मुझे लगता है, क्योंकि हम उतने पावरफुल नहीं हैं। पर उस प्रकार की कहानियाँ जॉन कैम्बल को पसंद नहीं थी, और जॉन कैम्बल हमेशा चाहते थे ऐसी कहानियाँ जिसमें इंसान एलियंस पर विजय प्राप्त करें। हमेशा नहीं, पर उनके अंदर एक ऐसी, मुझे पता नहीं क्या कीड़ा था जो कि इंसानों को हमेशा सुपीरियर दिखाता था। बाद के कमेंटेटर्स ने जॉन कैम्बल के इस एटीट्यूड को रेसिस्ट भी कहा है, और ये भी कहा है कि जॉन कैम्बल के अंदर एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट मेंटालिटी थी, और वो अपने हीरोज़ को उसी रूप में दिखाते थे, क्योंकि जॉन कैम्बल के कैरेक्टर्स अक्सर वाइट ही होते थे। आइजैक एसिमोव ने इस आइडिया को फॉलो ना करके फाउंडेशन को लिखा, और इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरी गैलेक्सी में एलियन होंगे ही नहीं, लड़ने की बात तो दूर है। मेरी गैलेक्सी में सिर्फ और सिर्फ इंसान होंगे। और ये आइडिया ये है कि हम लोग स्पेस को देखते हैं और सोचते हैं कि इस प्लैनेट पे क्या होगा, उस प्लैनेट पे क्या होगा। एसिमोव की दुनिया में जब लोग दूसरे ग्रहों पर गए तो उन्होंने पाया कि इन ग्रहों पर सेंटिएंट लाइफ फॉर्म्स हैं ही नहीं, यानी कि जानवर हैं पर इंसानों के लेवल के सिविलाइजेशन क्रिएट करने वाले लाइफ फॉर्म्स है ही नहीं। और इंसान इन ग्रहों पर फैल गया, और धीरे धीरे पूरी गैलेक्सी का हर प्लैनेट पर रहने लगा। हज़ारों साल बीत गए, इतने साल बीत गए कि लोगों को अब याद भी नहीं है कि पृथ्वी नाम का एक ग्रह था जहाँ इंसान की उत्पत्ति हुई थी। सो इट्स एन ऑल ह्यूमन गैलेक्सी। ऑल ह्यूमन गैलेक्सी के लिए एसिमोव को प्रेज भी किया गया है, क्योंकि इससे पहले उस प्रकार की गैलेक्सी कोई किसी ने कल्पना नहीं की थी। एसिमोव इस बारे में अक्सर खुद ही हंसते थे, ये कौन सी बड़ी बात है जो मैंने कर दी जिसके बारे में इतना क्रेडिट मिल रहा है मुझे। एप्पल की बनाई सीरीज़ में सेकंड फाउंडेशन के बारे में फर्स्ट फाउंडेशन को कुछ नहीं पता है। ऑल्दो इन द बुक द फर्स्ट फाउंडेशन नोज दैट द सेकंड फाउंडेशन एग्जिस्ट्स, इवन तो दे डोंट नो वेयर एग्जैक्टली दे एग्जिस्ट एंड दे हैव नो कॉन्टैक्ट विद देम। सो आपको सीरीज़ में देखने को मिलेगा कि फर्स्ट फाउंडेशन को लगता है कि सिर्फ वही फाउंडेशन है, पर बुक में फाउंडेशन वाले अक्सर बात करते हैं कि एक सेकंड फाउंडेशन भी है।
सेकंड फाउंडेशन का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही नॉन इंट्रूसिव है। वो अपने आप को कभी दिखाती नहीं है, वो अदृश्य रूप से काम करती है, वो चीज़ों को अफेक्ट करती है एक ऐसे लेवल पर जो कि नॉन कॉन्फ्रंटेशनल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा प्लैनेट है जिसका जो रूलर है वो आसपास के प्लैनेट्स पर हमला करना चाहता है और सेकंड फाउंडेशन नहीं चाहती है कि वो हमला करे, तो आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि सेकंड फाउंडेशन वाला कोई आके उसके माइंड को बोल रहा है कि हमला मत कर। वो उसे हमला करने की कोशिश करने देते हैं और फिर उसे ऐसा लगने देते हैं कि उसकी कोशिश फेल हो गई। क्यों? क्योंकि सेकंड फाउंडेशन वाले उसके पूरे साम्राज्य के अंदर फैले हुए हैं। वो किसी जनरल को डिमोटिवेट कर देते हैं, वो किसी सोल्जर के मन में डर भर देते हैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, और उसका रिजल्ट ये होता है कि इवन दो ये राजा हमेशा बोलता रहता है कि हमला करेंगे, सब कुछ लूट लेंगे, ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है? मैं तो कब से बोल रहा हूँ हम लोग हमला करेंगे, कोई करता ही नहीं है। मैं इसको बोला था, वो कहाँ गया, छुट्टी पे गया, पता नहीं क्या चल रहा है। सो दैट इज़ हाउ दे डू थिंग्स, नॉन इंट्रूसिवली। फर्स्ट फाउंडेशन का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका था कि प्रॉब्लम्स के साथ डील ही नहीं करना। वो सबसे पहले अपने अर्ली बुक्स में फर्स्ट फाउंडेशन ने अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए धर्म का सहारा लिया। उन्होंने एक धर्म का निर्माण किया जिस धर्म का सबसे बड़ा देवता सेल्डन था, खुद सेल्डन जिसने सेल्डन प्लान बनाया था। और उन्होंने इस धर्म को फैल जाने दिया अपने दुश्मन के ग्रह के प्रजा के बीच में। और जब उस दुश्मन के ग्रह ने फाउंडेशन पर हमला करने की सोची, तो फाउंडेशन ने बोला, भाई देख लो, तुम्हारे सारे लोग हमको काशी समझते हैं, वो हम पर हमला करेंगे, हम उनका तीर्थ स्थान है, एडजस्ट कर लो बस। और फिर वही होता है। जब धर्म का प्रभाव कम हो गया तो उन्होंने उस इन्फ्लुएंस को रिप्लेस कर दिया ट्रेड से, यानी कि अब वो बिजनेस वाले बन गए कि अब उनके ऊपर कोई हमला करने का सोचेगा तो बोलेंगे, भाई देख लो, तुम्हारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी हम बना के देते हैं, हम पे हमला करोगे। और फाउंडेशन इसी प्रकार युद्ध ना करके अपने आप को पावरफुल बनाती रही। बेसिकली द वाइडर पॉइंट इज दैट इनके अप्रोच गोल पर बेस्ड थे और ईगो पर बेस्ड नहीं थे। ये लोग जानते थे इनको कहाँ जाना है और वहाँ जाने के लिए जो जो करना पड़ता है ये लोग कर रहे थे, और उन चीज़ों में हिंसा कहीं भी नहीं थी। हाँ श्योर, हिंसा अवॉइडेबल नहीं है, होती है हमेशा, पर जब अवॉइडेबल होती है तो इन्होंने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी भी वायलेंस का सहारा नहीं लिया। इनफैक्ट चूंकि ये सभ्यताएं साइंटिस्ट की सभ्यताएं थी, यहाँ पे जो कल्चरल आइडिया था वो ब्रूट फोर्स को काफ़ी निचले दर्जे का परसुएशन समझता था। अगर कोई ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता है तो वो ऑब्वियसली हमसे इन्फीरियर है, हमारे पास दूसरे तरीके हैं चीज़ों को करने के। दैट वाज द पॉइंट ऑफ फाउंडेशन। कहानी के अंत वाले हिस्से में हमको एक ऐसी टेंडेंसी देखने को मिलती है जो कि शायद दर्शाती है कि आसिमोव के सोचने का तरीका फाउंडेशन को लिखने के शुरुआती दिनों से बाद वाले दिनों तक थोड़ा बहुत बदला है, और वो था प्लान फेटलिज्म। अगर कोई प्लान है जो आपको बताता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है और आप गैलेक्सी के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री आपको बचा कर रखेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप धीरे धीरे कंप्लेसेंट बन जाते हैं। और इसके साथ डील किया गया है कहानी में। एक ऐसा समय आता है जब फाउंडेशन जिस ग्रह पर है टर्मिनस, वहाँ पे सेल्डन के बारे में कोई आपत्तिजनक चीज़ बोलना ब्लास्फेमी जैसा हो जाता है कि तूने सेल्डन के बारे में ऐसा बोला, ऐसे कैसे बोल दिया तूने, जेल जाएगा तू। और फाउंडेशन के राइटर आसिमोव मुझे लगता है रियलाइज़ कर रहे थे कि किसी भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए तो वो इवेंचुअली धर्म जैसा कुछ बन जाता है। फाउंडेशन के केस में सेल्डन का साइंस एक धर्म बन गया। ये वो धर्म नहीं था जिसका इस्तेमाल उन्होंने शुरुआती दिनों में किया था, ये सेल्डन का साइंस ही था जिसको इतनी ज़्यादा रेवरेंस के साथ देखा जाने लगा कि जब लोग उस पर सवाल उठाते थे या उसके बारे में सवाल पूछते थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। ये बाद वाली किताबों में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि इसके बारे में मैं और ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ फाउंडेशंस एज में, पर इसकी थोड़ी बहुत हिंट्स हमको फर्स्ट ट्रिलॉजी में भी देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि कुछ लोग जब अपने भविष्य को देखते थे तो मुझे लगता था सब कुछ तो लिखा हुआ है, मुझे पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, उसके बाद मेरे बच्चों के लाइफ में, उसके बाद उनके बच्चों के लाइफ में। व्हाट एम आई गोइंग टू बी एक्साइटेड अबाउट। हम एक्साइटेड होते हैं फ्यूचर के बारे में क्योंकि हमको पता होता है कि फ्यूचर लिखा हुआ नहीं है, और जब आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो आप किस हद तक अपने आप को एक्साइटेड रख पाएंगे। सो ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में फाउंडेशन इवेंचुअली बात करती है। अगर आप आसिमोव, जॉन कैम्पबेल और उस एरा के दूसरे राइटर्स जैसे हाइनलाइन और एल रॉन हबर्ड जो कि साइंटोलॉजी के क्रिएटर थे, इनके पर्सनल इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब आपके काम आ सकती है। इट्स कॉल्ड अस्टाउंडिंग बाय एलेक नवाला ली।
ये गोल्डन एज साइंस फिक्शन के इतिहास के बारे में है, जो कि साइंस फिक्शन की आज की जो शेप है उसको जिन लोगों ने शेप किया है, जिन लोगों ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला है, उनके पर्सनल लाइव्स के बारे में है। आसिमोव के ऊपर सेक्सिज्म के आरोप काफ़ी लग चुके हैं, और ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उनकी किताबों में फ़ीमेल कैरेक्टर्स की कमी थी अर्ली पीरियड्स में, इसलिए भी क्योंकि उनके ऊपर सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के आरोप लगे थे। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ ग्रोपिंग वुमेन। इट वॉज अ थिंग दैट ही हिमसेल्फ हैड सेड वॉज अ बैड हैबिट, बट ही नेवर चेंज्ड इट। और इस बारे में अब काफ़ी अकाउंट्स हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि एक्यूजेशन सही थे। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ टचिंग पीपल इनअप्रोप्रिएटली एंड ही इवन एक्सेप्टेड इट ऑन मैनी ओकेजन्स, बट ही नेवर रियली चेंज्ड हिज हैबिट्स। एक और किताब है जिससे हमें पता चलता है साइंस फिक्शन के अर्ली गोल्डन एज पायनियर्स के बायसेस के बारे में, ऐसे बायसेस जो कि आज तक सोसाइटी को एक बड़े हद तक प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि रेसिज्म वगैरह। ऐसे कई रेसिस्ट आइडियाज़ हैं जिनको साइंस फिक्शन की मदद से जस्टिफाई किया जाता है। इनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। इट्स कॉल्ड स्पेकुलेटिव वाइटनेस बाय जॉर्डन एस कैरल। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कब बनाऊंगा पता नहीं, सो नो प्रोमिसेस, पर इसमें जो आइडियाज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ इट। आई विल जस्ट रिकाउंट ऑल द बुक्स वन मोर टाइम बिफोर आई गो। द फर्स्ट बुक इज़ फाउंडेशन, द सेकेंड बुक इज़ फाउंडेशन एंड एम्पायर, द थर्ड बुक इज़ सेकेंड फाउंडेशन। बाय द वे, मुझे किसी ने पूछा था कि आप इतना तेज़ कैसे पढ़ते हैं। ये किताबें सच में बहुत एक्साइटिंग लगी मुझे, इसलिए मैंने बहुत जल्दी पढ़ दी। इन तीनों नॉवेल्स को पढ़ने में मुझे शायद 2 हफ्ते लगे। सो नॉट मच टाइम, दीज आर नॉट वेरी लॉन्ग बुक्स। अगर आप इन किताबों को खुद पढ़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। ये एफिलिएट लिंक्स हैं, अगर आप इनको क्लिक करके किताबों को ख़रीदते हैं तो मुझे इसका एक हिस्सा मिलेगा। सो दैट्स देयर एंड दैट्स इट। यही बोलना था मुझे फाउंडेशन के बारे में अभी तो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।